Hello everyone, this is Diksha Mishra. Today we will study the first topic of geography of class 10th, named as resource and development. We will discuss about only the two topics of this chapter. First one is what is resource or definition of resource, and second one is interdependent relationship between nature, technology and institution. Let's start our first topic. What is resource और definition of resource, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन की परिभाषा क्या होती है. द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स इज एवरीथिंग present in our environment or nature which satisfies the human needs is known as रिसोर्स. मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं या प्रेजेंट हैं और जिनसे हम अपनी डेली रूटीन की जो भी चीज़ें, ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उनको फुलफ़िल कर रहे हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हैं. ये तो हम 7-8 में भी ये इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है हम 10th क्लास में हैं तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड या एडवांस करना ज़रूरी है. सो अब जो हमारा रिसोर्स का डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा. एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर environment or our surrounding which fulfill or satisfies the human needs provided, which is technologically accessible, economically feasible or culturally acceptable is known as रिसोर्स. यानी कि जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तभी हम उसको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ वो रिसोर्स नहीं है. अब क्या है, हमारे सामने एक 3 नए टर्म जो हैं वो कंसीडर्ड हो गए हैं. पहला टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, सेकंड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. तो ये टर्म्स जो है वो हमारे लिए नया साउंड कर रहे हैं पर टफ नहीं है. पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी कि एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कि कहीं हम लोग जानते हैं कि हिमालय के नीचे में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आज तक हम ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं कर पाए हैं जिनके हेल्प से हम उन रिसोर्सेज को अवेलेबल करा सकें या हम उनका यूज़ कर सकें. दैट मीन्स जो भी माउंटेन हिमालय के नीचे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्स तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल नहीं है, तो हम एज अ रिसोर्स उसको यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल. अब क्या है, फिर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कहीं भी किसी भी प्लेस पे एज अ रिसोर्स कोल जो है वो 1 टन अवेलेबल है, लेकिन जो भी कोल माइनिंग यूनिट है या जो कोल की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है इंडियाज़ में कोल की, हमारे धनबाद में भी है BCCL, हम लोगों को पता है. तो ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया. तो वो क्या, जब भी कहीं भी वो प्रोडक्शन के लिए अपने फैक्ट्री को, अपने यूनिट को सेटअप करती है तो उसको एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. लेकिन अगर वो 1 टन कोल से ज़्यादा उसके इन्वेस्टमेंट में ही खर्च हो जाए तो वो उस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जहां उसको लॉस सहना पड़े. इसीलिए वो रिसोर्स क्या है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, इसीलिए एज अ रिसोर्स हम उसको नहीं लेके चल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना हमें बेनिफिट नहीं होगा, जितना प्रॉफिट नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा उस कंपनी को या हमें लॉस उठाना पड़ सकता है. एंड लास्ट वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो चीज़ हमारे कल्चर को हर्ट ना करे. यानी कि हम कह सकते हैं या मान सकते हैं कि कोई भी रिसोर्स जो है वो किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन, जो रिलीजियस प्लेस है जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है या गुरुद्वारा है, उसके नीचे में हम लोगों को पता चला कि बहुत सारा सोना है जो उसके नीचे में दबा हुआ है, और उसको वहाँ से तोड़ के हटाने के बाद, वहाँ पे खुदाई करने के बाद वो ढेर सारा सोना जो है वो एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर उस जगह को, उस रिलीजियस प्लेस को हम तोड़ देते हैं तो इस किसी एक स्पेशल कम्युनिटी को हम हर्ट करेंगे.
इसीलिए वो कम्युनिटी जो है वो हमारे सोशल समाज का एक हिस्सा है, इसीलिए वो जो है वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसीलिए वो जो सोना जो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जिस भी रिलीजियस प्लेस के नीचे दबा हुआ है वो जो है वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि लोग उसको कल्चरली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि क्या समझ में आया कि वही चीज़ हमारे रिसोर्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं जो इन तीनों टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होने चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी और इकोनॉमिकली फिजिबल भी, तभी वो रिसोर्स है, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं है। आई होप कि आपका जो ये डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया। Now we will move towards our second topic. Our second topic is interdependent relationship between nature, technology और institution. मैं आपको बता दूं कि ये जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन जो है वो चारों तरफ से जो है ह्यूमन बींग्स को घेरे हुए हैं। यानी कि इसका जो सेंटर पार्ट है वो ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग क्या करता है, जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी जो उसके आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ अवेलेबल है, या वी कैन से दैट कि जो उसके नेचर में अवेलेबल है, उसके थ्रू वो एज अ रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ को उठाता है। सेकेंड, वो कहाँ उसको ट्रांसफॉर्म करता है, टेक्नोलॉजी के पास, यानी कि अपनी स्किल्स के थ्रू वो उसको मॉडिफाई करता है एंड देन वो इंस्टीट्यूशन के तरफ यानी कि सोसाइटी के तरफ उसको प्रोसीड करता है, और वहाँ से हम जो है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में है, उसके बीच में वो एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। मान लीजिए कि वुड जो है वो नेचर में अवेलेबल है, वो नेचुरल सब्सटेंस है, तो हम उसको एज अ रॉ मटेरियल लेके चलेंगे और टेक्नोलॉजी के हेल्प से, अपने स्किल्स के हेल्प से, यानी कि कारपेंटर मशीन्स के थ्रू उसका फर्नीचर बना लेंगे, और तब उसके बाद क्या करेंगे, उसको सोसाइटी में भेजेंगे। यानी कि उस वुड से बने जो फर्नीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज या जहाँ पे भी उस टेक्नोलॉजी से, उस स्किल्स से उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ टेबल, चेयर्स, फर्नीचर्स बन रहे हैं, तो वो भी एक क्या है कि हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का जो मतलब है वो मतलब नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इसीलिए स्टेबल किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ प्रोसीड कर सके। आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।